The biodiversity. What is biodiversity? How can we classify the biodiversity and the types of biodiversity plus its importance? किसकी क्या importance है? Now come to the topic loss of biodiversity. Students, as you know, from the few decades, growth of human population has been increased, and due to the increase in population, the rate of consumption of different type of natural resources are also increases. अब पॉपुलेशन जितनी बढ़ेगी उसके साथ साथ जो कंजम्पशन है यानी कि हमारी फूड नेसेसिटीज, क्लोथिंग नेसेसिटीज, इंडस्ट्रीज जो हमें लगानी है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इन सब के कारण जो है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का कंजम्पशन भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता चला जा रहा है। अब इस इंक्रीज का क्या रिजल्ट आएगा? इससे क्या होगा कि हमारी स्पीशीज हैं, जो डिफरेंट टाइप के स्पीशीज हैं, हम उनका फ्रीक्वेंटली यूज करते जा रहे हैं एंड इट लेड टू द लॉस ऑफ स्पीशीज एंड हैबिटेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसका हमें रिजल्ट देखने को मिलता है कि बहुत सारी स्पीशीज जो हैं उनके जो हैं वो वर्ल्ड में खत्म होते जा रहे हैं। नॉर्मली हमने कल बात की थी कि जो हमारे ट्रॉपिकल रीजन्स हैं दैट आर वेरी रिच इन सन एनर्जी एंड वाटर, एंड दीज टू फैक्टर्स डोमिनेंटली जो है these two factors prominently respond to the high diversity in plants and animals life. So the tropical regions, अगर हम tropical regions की बात करें वर्ल्ड में, that consist only 1/4 of the total area of the world. 1/4 यानी 25% एरिया ये कंसिस्ट करते हैं ट्रॉपिकल रीजन, लेकिन यहाँ पर 3/4 ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है। मीन्स 25% जो एरिया है ट्रॉपिकल रीजन का, उस पर 75% पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। देन you can imagine that how much pressure on the tropical regions. यहाँ की इतनी ह्यूज पॉपुलेशन को सिर्फ 25% एरिया जो है सपोर्ट करता है। इट मीन्स ये एरिया के जो रिसोर्सेज है वो ओवर एक्सप्लॉइट होंगे, इन रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया जाएगा, डिफॉरेस्टेशन किया जाएगा। अब इन जो पॉपुलेशन है वहां की, जो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है इस रीजन में पॉपुलेशन, अब इस पॉपुलेशन के इंक्रीज होने के दोनों रीजन हो सकते हैं, एक तो नेचुरल बर्थ भी हो सकता है, दूसरा यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा होने के कारण माइग्रेशन भी है। तो इस कारण से इस रीजन में पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही जल्दी इंक्रीज हो रही है, और इस इंक्रीज पॉपुलेशन की डिफरेंट नीड्स को फुलफिल करने के लिए यहाँ के रिच रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो इस रेन फॉरेस्ट में ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो हमारे रेन फॉरेस्ट है, उनमें हमें अर्थ की 50% डिफरेंट स्पेशीज जो है यहाँ पर मिलती हैं, और इसमें से बहुत सारे स्पीशीज ऐसी हैं जिनके नेचुरल हैबिटेट्स को जो है वो खत्म कर दिया गया है ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन होने के कारण क्या होगा, ये जो नेचुरल हैबिटेट है इन एनिमल लाइफ का, ये खत्म होता जा रहा है, जिससे हमारे यहाँ का ट्रॉपिकल रीजन का जो बायोस्फीयर जो है टोटली जो एंटायर बायोस्फीयर है वो भी क्या होता जा रहा है, डिस्टर्ब होता जा रहा है, और यहाँ पर इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो रहा है। ये तो हमने बात की ह्यूमन एक्टिविटीज की, हाउ द ह्यूमन एक्टिविटीज इम्पैक्ट ऑन द बायोडाइवर्सिटी, ऑन द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, है ना। तो यहाँ पर जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो उनकी डिमांड्स इंक्रीज होंगी, डिमांड्स इंक्रीज होंगी तो नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड इंक्रीज होगी। अब नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड इंक्रीज होगी तो वो किसकी ओर हमें लेके जाएगा, दैट वुड लेड टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द फॉर्म ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इन द फॉर्म ऑफ लॉस ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। इसके अलावा जो है ये तो हुए मैन मेड फैक्टर,
कुछ जो है नेचुरल क्लैमिटीज है, जैसे कि अर्थक्वेक्स हो गए, फ्लड्स, वोल्केनिक इरप्शंस, फॉरेस्ट फायर्स, ड्रॉट्स, ये सभी भी जो है इन सब रीजंस के कारण, जिनको हम नेचुरल क्लैमिटीज या नेचुरल फैक्टर्स कहते हैं, दे आल्सो कॉज डैमेज टू द फ्लोरा एंड फौना। इससे भी जो ह्यूज पॉपुलेशन है, प्लांट्स और एनिमल्स की जो डिफरेंट स्पीशीज है, उनको भी बहुत ज्यादा हार्म होता है, जिससे उस रीजन की क्या होगी, जितनी बायोडाइवर्सिटी है, दैट विल बी टोटली चेंज्ड। Some species will be extinct, some will be endangered, and some will be vulnerable. Though, so these natural calamities are also responsible for the loss of biodiversity. But in this factor, we can't interfere. इट इज अ नेचुरल कैलामिटी जिसको हम नहीं रोक सकते, तो ये हमारे हाथ में नहीं है। बट जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इसके अलावा जो थर्ड फैक्टर है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायोडाइवर्सिटी इज द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड अदर पॉल्यूटेंट्स सच एज हाइड्रोकार्बन्स एंड टॉक्सिक हैवी मटेरियल्स। ये जो मटेरियल्स है, ये पेस्टिसाइड्स आज के टाइम में हम फूड नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए, ज्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए हम पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब का यूज करते हैं। इन सब में हमारे जो है डिफरेंट टाइप के टॉक्सिक जो है मटेरियल यूज किया जाता है। इनफैक्ट जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, उनसे भी बहुत सारा टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, हैवी मेटल्स निकलती हैं, जिससे क्या होता है कि ये जब मेटल्स या ये पॉल्यूटेंट्स या ये पेस्टिसाइड्स जब सॉइल में मिक्स होते हैं, तो वहां पर रहने वाले या आसपास के एरिया में फैल जाते हैं, तो वहां पर बहुत ही कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, और इन सेंसिटिव स्पीशीज को ये बहुत ज्यादा हार्म करते हैं। मोस्टली उन स्पीशीज, वो स्पीशीज वहां से खत्म हो जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या हो जाएगी, इम्बैलेंस हो जाएगी। एंड द फोर्थ रीजन इज species which are not the natural inhabitants of the local habitat but are introduced into the system are called exotic species. अब मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ स्पीशीज जो हैं वो क्या है, हमारी नेचुरल वेजिटेशन कहती है, जिसको हमें ग्रो करने में कोई इंटरफेयर नहीं करना होता, दैट ग्रोज नेचुरली इन द एनवायरमेंट, तो वो हमारी नेचुरल रूप से ग्रो होती है। लेकिन वी द ह्यूमन बीइंग्स आर डिस्ट्रॉइंग दिस नेचुरल वेजिटेशन और वर्जिन वेजिटेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर सेल्व्स। हम अपने इस बेनिफिट के लिए, अपने इकोनॉमिक पर्पसेस को सॉर्ट आउट करने के लिए इन नेचुरल स्पीशीज को वहां से खत्म कर देते हैं, और उसकी जगह हम अपने मतलब के या अपने इकोनॉमिक पर्पस, वैल्यूएबल जो हमारी जो थिंग्स हैं, उससे रिलेटेड हम वहां पर कुछ ग्रो करना शुरू कर देते हैं। अब पर्टिकुलर एक नेचुरल हैबिटेट जो है वो कुछ वाइल्ड एनिमल्स का एक हैबिटेट प्रोवाइड करता है। जब उनका वो नेचुरल इनहैबिटेंट्स जो है वो खत्म कर दिया जाएगा, तो इससे क्या होगा, उनको उनकी ग्रो के लिए, उनकी ब्रीडिंग के लिए, उनकी फीडिंग के लिए नेचुरल हैबिटेट नहीं मिल पाएगा। अब इस तरीके से हम जब इसमें हम नई स्पीशीज जो है वो वहां पर लगा देते हैं, प्लांट्स की या कुछ भी, तो हमने कुछ नया इंट्रोड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड एक्सोटिक स्पीशीज। एक्सोटिक स्पीशीज मींस कि जो वहां पर अपने आप से नहीं आई है, जो नेचुरल रूप से ग्रो नहीं हुई है, बल्कि बाहर से लाकर उनको वहां पर प्लांट किया गया, सो दैट आर कॉल्ड एक्सोटिक स्पीशीज। अब इन एक्सोटिक स्पीशीज जो है वो वहां के एनिमल्स को नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड नहीं करती, जिससे वहां का नेचुरल बायोटिक कम्युनिटी जो है, इकोसिस्टम जो है वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। और दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज। अब आपने देखा कि कुछ जो लास्ट फ्यू डिकेड से क्या हो रहा है कि कुछ एनिमल जैसे कि टाइगर, एलिफेंट, राइनोसोर्स, क्रोकोडाइल्स, मिंक्स एंड बर्ड्स, दे वर हंटेड। जो उनका क्या किया जाता था, पहले हंटिंग जो है प्रोसेस किया जाता था, फिर उसको हंटिंग को पहले फन के लिए किया जाता था, बाद में उसका जो है स्मगलिंग की जाने लगी। इलीगल रूप से जो एनिमल्स हैं, उनके बॉडी पार्ट्स को स्मगल किया जाने लगा, उनको सेल किया जाने लगा, उनको मारा जाने लगा, उनके हॉर्न के लिए, टस्क्स के लिए, हाइट्स के लिए, जिससे क्या हुआ कि ये जो एनिमल्स हैं दैट आर
comes in endangered category. बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं, बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, वो अब खत्म होने की कगार पर आ गए हैं। तो हमने देखा कि लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी में जिसमें हम बात करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, दे आर डिस्ट्रॉयड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज मच मोर देन द नेचुरल calamities. Human activities, first is the population is the main factor to in the loss of biodiversity. Second, we are using different type of chemicals which mix into the soil and the air, which destroy the sensitive or weak species. Third, we are destroying the natural inhabitants of the local habitat and introducing some new system there, that is called exotic species, which lost the natural habitat of the animal life or wildlife. Next is the hunting process. Due to the hunting process, some species of wildlife are coming in endangered category. And the last point is natural calamities. Natural calamities like earthquakes, flood, volcanic eruption, forest fires, droughts also damage the a huge flora and fauna of the earth. By this, by seeing these loss of biodiversity, IUCN means International Union of Conservation of Nature and Natural Resources. IUCN has classified the threatened species of plants and animals into three categories. जो plants और animals खत्म होने की लाइन में आ गए हैं, यानी जिनको खतरा है कि वो नियर फ्यूचर में जल्द ही खत्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, उनको IUCN ने थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया है. नाउ व्हाट आर दीज थ्री कैटेगरीज? फर्स्ट इज endangered species. Endangered species are those species which are in danger of extinction, कि जिनको अब सबसे ज्यादा खतरा है कि अगर हमने उनको प्रिवेंट नहीं किया, उनको प्रिजर्व नहीं किया, तो वो जल्दी ही नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. जैसे कि डायनासोर खत्म हो चुके हैं, बहुत सारी और ऐसी स्पीशीज हैं जो नियर फ्यूचर में खत्म होने के लेवल तक आ चुके हैं. तो IUCN जो है वो इन एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में अपनी और इस रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? रेड लिस्ट. रेड लिस्ट मींस कि ऐसे स्पीशीज की लिस्ट जो अब एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ चुके हैं. नेक्स्ट इज द वल्नरेबल स्पीशीज. Vulnerable species are those species which are likely to be in the danger of extinction in near future. कि ऐसे स्पीशीज जो किस कैटेगरी में आ जाएंगी? एक्सटिंक्शन की कैटेगरी में आ जाएंगी. तो ये उनको हम क्या कहेंगे? वल्नरेबल स्पीशीज. अब इनके जो फैक्टर हैं वो अभी भी कंटिन्यू है, इनको अभी भी जो है प्रिजर्व नहीं किया जा रहा, जिससे कि ये भी नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्शन की कैटेगरी में जल्दी ही आ जाएंगे. तो इट मीन्स कि यहाँ पर हम ये स्पीशीज है, इनकी पॉपुलेशन डे बाय डे क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. Third is a rare species. Rare species means those species which are very small in number in the world, जिनकी population already ही बहुत कम है. जैसे कि टाइगर है, बंगाल टाइगर है, आपका पोलर बियर्स वगैरह हैं, ये सारे क्या है? इनकी पहले ही ऑलरेडी ही पॉपुलेशन बहुत कम है और ये कुछ लिमिटेड एरिया में ही हमें मिलते हैं. सो दैट इज कॉल्ड रेयर स्पीशीज. अब क्वेश्चन रेज होता है, व्हाट आर द मेजर्स टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी? अब हम इस बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन कैसे रख सकते हैं? जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है उसको किस तरीके से रोका जा रहा है? अब आपको देखा हमने इस चैप्टर में कि ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर क्लोजली इंटरलिंक्ड, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. इवन कि एक की पॉपुलेशन दूसरे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करती है. इट मीन्स दे मेंटेन द balance in the ecosystem, so they depend upon each other and they contribute to each other in another sense. So all the species over the surface of the earth are necessary to maintain the ecosystem. अगर एक species जो है, चाहे वो plant है या animal, अगर ये endangered category में आ जाएंगे, that will degrade the environment, and the degradation of environment may threaten human beings on
एग्जिस्टेंस। अगर प्लांट्स और एनिमल्स ही नहीं होंगे तो हमारी एग्जिस्टेंस भी अर्थ पर पॉसिबल नहीं है। सो देयर इज एन अर्जेंट नीड to educate people to adopt environment friendly practices and reorient their activities in such a way that our development is harmonious with other life forms and is sustainable। मीन्स कि अब इसके लिए जरूरत है कि हम लोगों को इस बात के लिए अवेयर करें कि वो कुछ एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स अडॉप्ट करें और अपनी एक्टिविटीज को इस तरीके से रीजनरेट करें कि हमारी जो डेवलपमेंट हो रही है उससे जो दूसरी लाइफ्स हैं, प्लांट्स और एनिमल लाइफ है, दूसरी स्पीशीज है, उनको कोई हार्म ना हो और उनका हम यूज भी सस्टेनेबल मैनर में करें। तो दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट डे। सो देयर इज एन इंक्रीज इन द increasing consciousness of the fact that such conservation with sustainable use is possible only with the involvement and cooperation of local communities and individuals। अब इस तरीके की जो environment friendly practices adopt करनी है, हमने और species के साथ हार्मोनियस तरीके से जो है बिहेव करना है, सस्टेनेबल मैनर में हमें उन्हें यूज करना है। ये सब चीजें, ये सब मेजर्स जो हैं वो तभी पॉसिबल हो पाएंगे जब कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स जो हैं उनको का कॉपरेशन हमें मिलेगा। इट मीन्स जब तक एक लोकल पर्सन, एक लोकल कम्युनिटी या एक इंडिविजुअल पर्सन भी इसके बारे में नहीं सोचेगा तब तक हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व नहीं कर सकते। और इसके लिए जो है वो लोकल लेवल पर कुछ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। इन इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स जो हैं, the critical problem is not merely the conservation of species nor the habitat but the continuation of process of कंजर्वेशन। अब ये सिर्फ प्रॉब्लम ये नहीं है कि एक बार हमने सॉर्ट आउट कर लिया, एक बार हमने सस्टेनेबल मैनर में यूज कर लिया, उसको कंजर्व कर लिया, स्पेशीज को, उनके हैबिटेट्स को हमने बचा लिया तो उसके बाद खत्म। नहीं, दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस कि हमें इस कंजर्वेशन को कंटिन्यूटी में रखना होगा। हमेशा के लिए हमें ये मेजर्स जो हैं, ये टेक्निक्स जो हैं अडॉप्ट करनी होगी। अब इस कंटिन्यूअस प्रोसेस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं। अब ये स्टेप्स जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया plus 155 other nations have signed the Convention of Biodiversity at the Earth Summit held at Rio de Janeiro, Brazil in June 1992। जून 1992 में ब्राजील में रायो डी जेनरियो की अर्थ समिट जिसको कहा जाता है वो हेल्ड हुआ, एक कन्वेंशन हेल्ड हुआ और वहां पर इंडिया और उसके साथ साथ कुछ और देश जो हैं उन्होंने भी इसको साइन किया। अब इसका मेन पर्पस क्या था कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको सेव करना, बायोडाइवर्सिटी को सेव करना। और इस कन्वेंशन में कुछ मेजर्स जो हैं वो सजेस्ट किए गए जो इसके सभी मेंबर्स कंट्री को अडॉप्ट करने थे। व्हाट आर दीज मेजर्स सजेस्टेड बाय द अर्थ समिट? First is effort should be made to preserve the species that are endangered। कि हमें कुछ ऐसे एफर्ट करने होंगे जिससे हम एंडेंजर्ड कैटेगरी की स्पीशीज को प्रिजर्व कर सके। सेकेंड, prevention of extinction requires proper planning and management। अब ये एक्सटिंक्शन को जो हमें रोकना है, जो कुछ स्पीशीज जो है खत्म होने की लाइन तक आ गई हैं, उसको अगर हमें रोकना है, उनको प्रिजर्व करना है तो उसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी, प्रॉपर मैनेजमेंट की जो है रिक्वायरमेंट रहेगी। Third is varieties of food crops, forage plants, timber trees, livestock, animals, and their wild relatives should be preserved because these are the valuable things for the human beings। All these types of plants or animals are very valuable for the human beings, so these are to be preserved। Fourth is each country should identify habitats of wild relatives and ensure their protection। अब हर कंट्री को अपने एरिया में ये और उसे कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज
Habitats where species feed, breed, rest and nurse their young should be safeguarded and protected. अब मैंने जैसे आपको बताया कि एक पर्टिकुलर नेचुरल हैबिटेट में ही कोई भी स्पीशीज जो है वो अपने ही अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकते हैं। तो उनको उनका जो एनवायरनमेंट है जहाँ पर वो फीडिंग करते हैं, अपने यंग वंस को टेक केयर करते हैं, रेस्ट करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, इन सब जगह को जो है उनको सेफ्टी प्रोवाइड करना, उनको प्रोटेक्ट करना भी ये कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ताकि उनकी पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हो सके, प्रॉपर ब्रीडिंग हो सके उनकी। इसके लिए भी कंट्री को मेजर्स लेने होंगे। एंड द लास्ट वन इज द इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स बी रेगुलेटेड। अब जो हंटिंग प्रोसेस होता है स्मगलिंग के लिए कि उनके बॉडी पार्ट्स को दूसरे देशों में बेचा जाता है, तो इस चीज को भी क्या करना होगा, रोकना होगा। इंटरनेशनल ट्रेड चाहे वेदर इट इज इन वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स, दैट मस्ट बी रेगुलेटेड, उसको हमें रोकना होगा। अब इसके लिए क्या जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेप्स लिए to protect, preserve, and propagate the variety of species within natural boundaries. The Government of India passed the Wildlife Protection Act 1972. 1972 में उन्होंने एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया ताकि हम इन स्पीशीज को जो है प्रोटेक्ट कर सके, इनको फ्यूचर के लिए प्रिजर्व कर सके और इनको रेगुलेट कर सके। जिसके अंडर उन्होंने क्या बनाए, डिफरेंट नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज एस्टेब्लिश की, बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किए ताकि इन स्पीशीज को प्रॉपर हैबिटेट प्रोवाइड किया जा सके। There are some countries which are situated in the tropical region. They possess a large number of world species diversity. अब ये तो हमने मेजर्स की बात की। अब हम आते हैं कि हम हॉटस्पॉट्स किनको कहते हैं, है ना। हॉटस्पॉट्स हमारे क्या हैं? कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, हमने अभी बात की कि ट्रॉपिकल रीजन जो है दैट आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी, तो वहां पर हमें डिफरेंट 50% स्पीशीज जो है अर्थ की हमें इसी रीजन में मिलती हैं। तो इस रीजन से रिलेटेड हमारी 12 कंट्रीज हैं जिनमें हमें बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है डिफरेंट लार्ज नंबर ऑफ वर्ल्ड स्पीशीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। एंड दीज कंट्रीज आर कॉल्ड मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स। The 12 countries which are come into the category of mega diversity centers are Mexico, Colombia, Ecuador, Peru, Brazil, Democratic Republic of Congo, Madagascar, China, India, Malaysia, Indonesia and Australia. ये ऐसी कंट्रीज है जहां पर हमें डिफरेंट रीजन्स में बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, वहां पर हमें मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स लोकेट मिलते हैं। Now, in order to concentrate resources on those areas that are most vulnerable, the IUCN has identified certain areas as biodiversity hotspots. अब इन एरियाज में से भी कुछ एरियाज को IUCN ने आइडेंटिफाई किया है जहाँ पर ग्रेट बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, और ऐसे एरिया को मैंने कल भी बताया था दैट आर कॉल्ड हॉटस्पॉट्स। हॉटस्पॉट्स आर डिफाइंड अकॉर्डिंग टू देयर वेजिटेशन। वहां पर वेजिटेशन में डाइवर्सिटी जहां पर हमें ज्यादा देखने को मिलेगी दैट आर कॉल्ड hotspots because plants are primary producers. Primary producers because they produce food for all sort of life. तो ये जो हमारे hotspots हैं they are really rich, they have really rich ecosystem. Different species are there for food, for not only for food, for firewood, cropland and income from timber. All these are provided by these hotspots, but not all the hotspots are rich rich in all these फैक्टर्स। मतलब कुछ देश ऐसे हैं जहां पर बायोडाइवर्सिटी ह्यूज अमाउंट में है, जैसे अफ्रीका है, कोंगो एरिया है, ये सारे जो हैं वो क्या है, दे आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी, स्टिल दे आर बैकवर्ड। जहां पर इतने नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं तो वो एरिया क्या होने चाहिए, डेवलप होने चाहिए ना, लेकिन वो एरियाज आज भी बैकवर्ड है। जैसे कि आपको मैंने बताया कोंगो है, अफ्रीका का मेडागास्कर एरिया है, वहां पर 85% जो है प्लांट्स और एनिमल लाइफ मिलती है, स्टिल दिस एरिया इज बैकवर्ड।
तो हॉटस्पॉट्स जो है वेल्दी कंट्रीज के लिए जो है वो क्या, उनको डिफरेंट टाइप के प्रेशर जो है वो फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि द आइलैंड ऑफ हवाई हैव मैनी यूनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर थ्रेटन्ड बाय इंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज एंड लैंड डेवलपमेंट। अब हवाई आइलैंड जो है वहां पर क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स की डिफरेंट स्पीशीज मिलती हैं, लेकिन उन सब स्पीशीज को वहां पर न्यू एक्सोटिक स्पीशीज से रिप्लेस किया जा रहा है, जिससे वहां पर डेवलपमेंट हो रही है, जो लैंड डेवलपमेंट है उससे भी वहां की प्लांट और एनिमल लाइफ जो है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। इस मैप में आप देख सकते हो कि कौन से रीजन जो हैं वो हमारे मेगा डाइवर्सिटी रीजन में आते हैं। जैसे कि यहाँ पर है सेंट्रल अमेरिका का हाईलैंड फॉरेस्ट है, दैट इज सेंट्रल अमेरिकन लोलैंड फॉरेस्ट है, जो मैक्सिको में है। कोलंबिया रीजन, यहाँ पर ट्रॉपिकल एंडेज माउंटेन्स में हमें ये एरिया मिलता है। अगर हम साउथ अमेरिका में ब्राजील में बात करें तो अटलांटिक फॉरेस्ट ब्राजील हमें मिलते हैं। अफ्रीका के इस घाना कोस्ट पर हमें अपर ग्विनिया फॉरेस्ट मिलते हैं। अफ्रीका के यहाँ पर हमें ईस्टर्न साइड पर आर्क माउंटेन्स तंजानिया मिलता है। ईस्टर्न मेडागास्कर जो है दैट इज ऑल्सो रिच इन बायोडाइवर्सिटी। एशिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का वेस्टर्न घाट है, इवन कि हमारे यहाँ के सिंहराजा फॉरेस्ट है श्रीलंका में, ईस्टर्न हिमालयाज है, पेनिनसुलर मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में हम देखें तो क्वीनलैंड है। इसी तरीके से हमारे यहाँ पर नॉर्दर्न बैमियो हो, फिलीपाइंस, पेनिनसुला मलेशिया, ये सारे जो एरिया हैं दैट आर द मेजर रीजन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी और कॉल्ड मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स। So this chapter is completed now. In the next lecture, we will start our next chapter. Have a nice day.